हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने कोल्ड वेल्डिंग वर्ड को यूज किया था। देखते हैं कि कोल्ड वेल्डिंग फ्रिक्शन में है क्या। हमने देखा था कि जो फ्रिक्शन होती है वो दो सरफेसेस के बीच एक्ट करती है। तो मैंने यहां पर अब दो सरफेसेस बना दिए हैं इस तरह से। तो सबसे पहली बात जो ये आती है कि यहां पर ये एरिया जो होगा, ये वाला एरिया, इसको हम कह सकते हैं मैक्रोस्कोपिक एरिया, ए द सरफेस एरिया विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द प्लेटफॉर्म। तो ए क्या है? सरफेस एरिया। ओके, तो जो फ्रिक्शन होता है वो इस सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन actual surface area. Surface area in contact. तो वी आर फिर फ्रिक्शन डिपेंड किस पे करता है? हम बोलते तो रहते हैं फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। तो इसको विजुलाइज कैसे किया जाए? तो इसको विजुलाइज ऐसे किया जाए कि जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो ये यहां से लेके यहां तक, और वी कैन से दैट ए से लेके बी और सी से लेके डी, ये आपस में एग्जैक्टली कांटेक्ट में नहीं होते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होगा? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कुछ ऐसा होगा। ये सरफेस है, ये मैंने थोड़ा सा दूर दूर करके दिखाए हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इस तरह से ये सरफेस दिखाई देता है। हालांकि सारे सरफेसेस ऐसे होंगे बट मैंने इन्हीं को दिखाया है। तो जब ये आपस में कांटेक्ट में होंगे ना, तो जब ये आपस में कांटेक्ट में होंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि एक्चुअल सरफेस एरिया कांटेक्ट में नहीं है इन दोनों का। एक तो यहां पर है कांटेक्ट, सेकंड कांटेक्ट यहां पर है, थर्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिस वन, फोर्थ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिस वन, फिफ्थ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज दिस वन। सो एक्चुअली ए एरिया आपस में कांटेक्ट में ही नहीं है। आपस में इनका जो कांटेक्ट है सरफेस एरिया का वो तो बहुत ज्यादा कम है, पॉइंट्स की फॉर्म में है कि 1 2 3 4 5 पॉइंट्स आपस में कांटेक्ट में है। और वी कैन से दैट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो होता क्या है कि जब ये सिचुएशन होती है, इसका मास जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा प्रेशर इस पे एक्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है ये एरिया बहुत कम है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स यहां पर क्या है? mg अपॉन एरिया। ये वाला एरिया ना मान के ए नॉट लिख लेते हैं। तो ये एरिया बहुत कम है, जो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट हैं आपस में, माइक्रोस्कोपिक जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो बहुत छोटा है। तो जब ये बहुत छोटा होगा तो प्रेशर क्या लगेगा? बहुत ज्यादा लगेगा, नीडल की तरह, है ना। नीडल की तरह आप अपने फिंगर के स्किन के ऊपर नीडल रखते हैं, इस तरह की इतना ज्यादा प्रेशर यहां पर एक्ट हो सकता है। तो प्रेशर ज्यादा होने के कारण क्या है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे बात चली जाती है। एटॉमिक लेवल पे जब बात जाएगी तो होगा क्या कि जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स वो आपस में बातचीत करना शुरू कर देंगे, वो आपस में तालमेल बिठाना शुरू कर देंगे, और यहां पर एटॉमिक फोर्स एग्जिस्टेंस में आएगी, जिसको एटॉमिक लेवल पे कौन सी फोर्स होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स के कारण, है ना। यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक एटम की इसके एटम से, ब्लॉक के एटॉमिक लेवल जो है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, और इस सरफेस का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के कारण यहां पर कोल्ड वेल्डिंग करते हैं कि इसके एटम्स इसमें मर्ज होने की कोशिश करते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन्स जो कि आउटर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो इनके इलेक्ट्रॉन्स के साथ, इस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स के साथ आपस में म्यूचुअली एक दूसरे को बाइंड करते हैं।
तो उन बाइंडिंग्स के कारण इसके एटम्स और इसके एटम्स दोनों अलग अलग मटेरियल हैं, दोनों अलग अलग मटेरियल्स के एटम्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइंड करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो वहां पर उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है, कोल्ड वेल्डिंग। क्या कहा जाता है, कोल्ड वेल्डिंग। तो वो बाइंड कर लिया उन्होंने, ठीक है, तो वहां पर नए बॉन्ड्स बन गए, नई फोर्सेस एग्जिस्ट हो गई, नए बॉन्ड्स बन गए। अब क्या होता है, उन न्यू ये जो बॉन्ड्स यहां पर बने हैं, ये जो कोल्ड वेल्डिंग है, दिस कोल्ड वेल्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, क्यों रिस्पॉन्सिबल है, मैंने क्यों कहा कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, क्योंकि जब आप इस ब्लॉक को धकेलेंगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो ये ब्लॉक मूव करने की चाह रखेगा, बट मूव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा डिपेंड करता है इन कोल्ड वेल्डिंग्स पे, इन पॉइंट्स पे। अगर ये जो बॉन्डिंग यहां पर बनी थी वो टूटेगी तो ही क्या होगा, ये ब्लॉक मूव करेगा। तो जैसे नहीं होता कि जैसे ये फॉर एग्जांपल मेरे हाथ पे पट्टी बंधी है, तो मैं अब इस स्किन और इस मटेरियल में एक बॉन्डिंग बन चुकी है, चिपके हुए हैं, ये कोल्ड वेल्डिंग हुई पड़ी है यहां पर। अब मैं क्या करूंगा, फोर्स लगा रहा हूं इसको उतारने के लिए, तो हालांकि आपने भी ऐसा किया होगा, मैं उतारूंगा तो नहीं, तो इसको उतारने के लिए तो क्या होगा, जो इनके बीच अभी बॉन्डिंग बनी हुई थी वो ब्रेक होगी। क्या होगी, ब्रेक होगी। तो यहां पर ये जो फोर्स है ये इन कोल्ड वेल्डिंग पॉइंट्स को ब्रेक करने की कोशिश करेगी। कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि ये जो पॉइंट्स यहां जो बॉन्डिंग बनी है वो आसानी से ब्रेक ना हो। ब्रेक नहीं हो रही है, स्टैटिक है, स्टैटिक में रहेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन किसने प्रोवाइड की, इन पॉइंट्स ने। इस कोल्ड वेल्डिंग के कारण यहां पर दो सरफेसेस के बीच स्टैटिक फ्रिक्शन का अराइज हुई, स्टैटिक फ्रिक्शन अराइज हुई है। जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो ये जो बॉन्डिंग्स हैं यहां पर क्या होंगी, टूटना शुरू हो जाएंगी। तो एक ऐसी मैक्सिमम फोर्स होगी जब ये बॉन्डिंग पूरी तरह से क्या हो जाएगी, टूट जाएंगी। इसका मतलब अब कोई भी इसके एटम्स में कोई आपस में लिंक नहीं रहा, या एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर रहे हैं लेकिन बॉन्डिंग्स जो बनी थी वो टूट गई हैं। पहले क्या हुआ था, अट्रैक्ट हुए थे, बॉन्डिंग बन गई थी पक्की, अट्रैक्ट हो रहे हैं, बॉन्डिंग बन चुकी थी, ये सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है। जैसे फोर्स अप्लाई की, ये जो बॉन्डिंग थी ये टूट गई है, हालांकि अभी भी अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को बॉन्डिंग बनाने के लिए, लेकिन ये बॉन्डिंग बनने को नहीं दे रहा, एक्सटर्नल फोर्स इसको आगे धकेलती जा रही है। इसका मतलब यह है कि एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन जो है इन दोनों के आमने सामने ही नहीं आ पा रहे, इसके इलेक्ट्रॉन तो यहां बैठे हुए हैं बट इसके इलेक्ट्रॉन्स आगे चलते जा रहे हैं, तो वो बॉन्डिंग बनने का मौका ही नहीं मिल रहा, फिर से कोल्ड वेल्डिंग होने का मौका ही नहीं मिल रहा है। इसका मतलब जब ये ब्लॉक धीरे धीरे स्लाइड करना शुरू हो जाएगा तो अट्रैक्शन तो होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स, है ना। यहां पर इस मटेरियल को एटॉमिक लेवल पे एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखेंगे, बट कोल्ड वेल्डिंग नहीं बना सकेंगे, बॉन्डिंग नहीं बना सकेंगे। उस अट्रैक्शन के कारण जो फ्रिक्शन होगा दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ड्यू टू अट्रैक्शन between the atoms of different material in contact is called kinetic friction। मतलब कि अपोजिशन अभी भी मिल रहा है, इस ब्लॉक उधर जा रहा है, इस ब्लॉक को अभी भी रोका जा रहा है, ये जो सरफेस है इस ब्लॉक को उधर जाने से रोक रहा है, किसके कारण, जस्ट अट्रैक्शन के कारण। हालांकि अट्रैक्शन इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू कोल्ड वेल्डिंग।
attraction is not much stronger as compared to cold welding. अट्रैक्शन उतना स्ट्रांग ना होने के कारण इसीलिए ये अब जो फोर्स की रिक्वायरमेंट है, देखो इन बॉन्ड्स को तोड़ने में, बॉन्डिंग को तोड़ने में ज्यादा फोर्स चाहिए थी। एक बार बॉन्ड टूट गए हैं, अब फोर्स की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ किसको ओवरकम करना है, सिर्फ अट्रैक्शन को ओवरकम करना होता है। पहले किसको ओवरकम करना था, पहले कोल्ड वेल्डिंग को ओवरकम करना था, या फिर आप कह सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करना था। सो स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए वी नीड मोर फोर्स, मोर एक्सटर्नल फोर्स एज कंपेयर टू ओवरकम द अट्रैक्शन। बड़े आराम से दोनों बातें ध्यान से सुनिए। कोल्ड वेल्डिंग को हटाने के लिए, मतलब बॉन्डिंग्स को तोड़ने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए होती है, जिसको और कितनी चाहिए होती है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, उतनी फोर्स चाहिए होती है। जैसे ही कोल्ड वेल्डिंग टूट गई, बॉन्डिंग हट गई, बट स्टिल देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल, उस अट्रैक्शन को अब ओवरकम करने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए वो थोड़ी सी कम है। क्यों कम है? क्योंकि अट्रैक्शन इज, या फिर अट्रैक्टिव फोर्सेस इज नॉट मच स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू कोल्ड वेल्डिंग में फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अट्रैक्शन जो है इनमें उस टाइम पे फोर्सेस थोड़ी सी कम है, कम स्ट्रॉन्ग है, कम अट्रैक्टिव है। ओके, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शन काइनेटिक होती है वो क्या होती है, लेस देन ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, जिसकी कंप्लीट बैकग्राउंड में जो फिजिक्स चलती है एटॉमिक लेवल पे, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है इस छोटी सी पिक्चर में दिखाने की। आपको कोई भी दिक्कत आती है कमेंट में मेरे को जरूर बताना, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। बहुत सारे टीचर इतनी माइन्यूट लेवल पे नहीं जाते हैं, सिंपली वर्ड यूज करते हैं, कोल्ड वेल्डिंग के कारण फ्रिक्शन होगा, आगे बढ़ गए, न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट हो गए। बट मेरे ख्याल से अगर आपको वाकई फिजिक्स में इंटरेस्ट क्रिएट करना होता है तो आपको फिजिक्स पता होनी चाहिए। फिजिक्स में इंटरेस्ट होगा तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठोगे। ओके, ये सही है, लेकिन ये गलत है। ये भी स्टेटमेंट आ जाती है कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। नो, काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन ओनली द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो याद रखना, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हमेशा होगा? ऑलवेज? गलत है। ये हमेशा होगा, इट इज ऑलवेज, ऑलवेज करेक्ट। ये हमेशा रहेगा, ये वाला एक्सप्रेशन। ओके, ये था कोल्ड वेल्डिंग की कहानी। ठीक है, तो कोल्ड वेल्डिंग, ये जो आपको ग्राफ में मैंने दिखाया था ना, यहां पर आती है। ये जो है, इस सिचुएशन पे क्या हो रहा है, जो बॉन्डिंग्स थी वो टूट रही हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिसाइड करेंगे कि हाउ टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। बहुत सारी अलग अलग सिचुएशन सामने रख के जो हमारी फ्रिक्शन टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनेगी, उसमें मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन है वो बड़ा मैटर करती है, सो दैट कि आप सही से इक्वेशंस लिख सकें और न्यूमेरिकल को सही से सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ही डिसाइड करना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। अगेन याद दिला रहा हूं, लाइक करना मत भूलना। बाय बाय।